गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू यस एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एमपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगी। एमपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम लेवल क्या है, एग्ज़ाम की स्टेज क्या क्या है, हमें कितनी सैलरी मिलती है एमपीएससी एग्ज़ाम के बाद, कौन कौन से पोस्ट, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सो रेडी, चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो एमपीएससी एग्ज़ाम जो है इसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो एग्ज़ाम है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है अंडर सेक्शन 350 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अभी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबिलिटी है, कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी इंसान जो ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो या तो थर्ड पर्सन है, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकता है। अगर कोई डिसेबल भी है तो भी वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल हो मतलब वो इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता है। अब इसकी एज लिमिट क्या है, तो जो भी इंसान ग्रेजुएशन पास है किसी भी फील्ड से, चाहे वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो, किसी भी फील्ड से कम वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसको जो है मराठी लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आना चाहिए। वो मराठी लैंग्वेज इसलिए कंपलसरी है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश और मराठी में ही पूछे जाते हैं और इसका आंसर भी आपको इंग्लिश या मराठी जो भी लैंग्वेज उसी में ही आपको देना पड़ता है। अब इसकी एज लिमिट्स क्या है, तो एज लिमिट ये है 18। जो ओपन कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए एज लिमिट रखी गई है 18 से 45 वर्ष की, और जो SC ST लोग हैं उनकी एज है 18 से 33 वर्ष की। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी 18 से 45 वर्ष की उम्र रखी गई है। अब कितने बार वो स्टूडेंट्स इस पेपर के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझो आपने एक बार प्रीलिम्स टेस्ट दिया, अगर आप उसमें पास नहीं हो रहे हैं तो आप सेकेंड टाइम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ओबीसी वाले हैं या जो ओपन कैटेगरी वाले हैं वो उसके लिए तीन बार अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए 5 अटेम्प्ट्स जो है वो दे सकते हैं। अगर आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओपन और ओबीसी वाले। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अभी चलते हैं हम एग्ज़ाम प्रोसेस की तरफ कि ये जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसकी प्रोसेस क्या है, हमें इसकी कौन कौन से लेवल है, किस किस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। तो ये जो एमपीएससी है, एमपीएससी एग्ज़ाम में भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जो टोटल 4 मार्क का होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में होता है आप लोगों का जनरल नॉलेज और बाकी सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, और पार्ट 2 जो है उसमें आपके एप्टीट्यूड करंट अफेयर और भी सारे सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में जो है 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए टोटल 200 मार्क्स होता है। पार्ट 2 जो है उसमें 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और जो कॉम्प्रहेंसिव होता है, कॉम्प्रहेंसिव मतलब जो आपके समझ के मुताबिक जिस क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है उस क्वेश्चंस के लिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते। अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप फिर मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक मराठी का आपको ऐसे लिखना पड़ता है और एक इंग्लिश सब्जेक्ट का ऐसे लिखना पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों को 4 जो है सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन रहते हैं, जिसको GS1 GS2 GS3 एंड GS4। ये टोटल जो है 150 मार्क्स के होते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4। और जो मराठी और इंग्लिश का पेपर होता है वो आप लोगों का 100 मार्क का होता है। और अगर आप मेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो सेशन होता है वो आपका 100 मार्क का होता है। वो मेंस एग्ज़ाम के कुछ महीने बाद ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको अगर एमपीएससी क्लियर करना है तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स का और मेंस का। तो सबसे पहले अपन प्रीलिम्स पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रीलिम्स पेपर पैटर्न है उसमें मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो है वो 2 घंटे का टाइम दिया होता है, उसमें टोटल मार्क्स जो है 100 होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, MCQs मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें टोटल आपको 200 मार्क्स दिए जाते हैं। उसमें आप लोगों
का जो लैंग्वेज वो कौन सा होता है, इंग्लिश और मराठी। और अगर आपका कोई एक गलत होता है, कोई एक समझो ऑब्जेक्टिव गलत होता है, तो आपके 1/3 मार्क्स जो है वो निगेटिव हो जाते हैं। समझो आपने एक सही आंसर दिया, तो एक सही आंसर पे आपका अगर 1 मार्क है, तो उसमें से अगर आपने एक दूसरा गलत कर दिया तो आपके जो है 75 मार्क्स, एक समझो 1 मार्क्स 100 मार्क। अगर आपने एक सही दिया और दूसरा जो अगर आपने उसमें गलत कर दिया तो दूसरा में 1/3 मार्क्स माइनस होता है। समझो 1 मार्क्स जो है उसको टोटली 100 समझो और 75 मार्क्स निगेटिव, 1/3 मीन्स 75, तो आपके सिर्फ इसमें अब 25 मार्क्स बचते हैं। इस तरीके से पेपर 2 जो है वो उसमें भी आपका टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का होता है। इसके लिए 80 क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज होते हैं ऑब्जेक्टिव के, इसमें 200 मार्क्स होता है। इसकी भी जो लैंग्वेज है इंग्लिश और मराठी होती है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग सेक्शन। ऐसे क्वेश्चन जो आप अपने डिसीजन के हिसाब से ले सकते हो, उस क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्टिव में आपके निगेटिव मार्किंग होते हैं। नाउ मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं। मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या होता है। तो मेंस जो एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं। उसमें जो फर्स्ट होता है उसमें मराठी या इंग्लिश में से आपको ऐसे लिखना होता है, लॉन्ग ऐसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में। उसके लिए आपको टोटल कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 100 मार्क्स दिए जाते हैं। वो आप पे डिपेंड है, आप मराठी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना दिया होता है, 3 घंटे का। देन सेकेंड होता है मराठी और इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंसिव, मतलब मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हो उस लैंग्वेज के ग्रामर के बारे में, और आपका जो कॉम्प्रहेंसिव है जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं, इसके बारे में MCQs क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है। इसका टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क होता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। देन जनरल स्टडी 1 जो है वो 150 मार्क का होता है। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको मराठी एंड इंग्लिश मीडियम के ही क्वेश्चन मिलेंगे। देन जनरल स्टडी 2 एंड जनरल स्टडी 3, 4 पूरे जो है आपके 150 मार्क्स के होते हैं। और सारे जो ये पेपर है वो आपके MCQs टाइप का होता है। MCQs टाइप मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शन होता है, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। नाउ अब ये जो MPSC आप पास करोगे तो इसके अंदर जो आपको जॉब मिलेंगे उसकी सैलरी क्या होती है, कितनी होती है, कब तक आगे बढ़ती है, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो MPSC जो पोस्ट MPSC अगर आप पास करते हो तो इसमें आप लोगों को 2 लेवल में जॉब अवेलेबल होती है। एक ग्रेड A होता है, दूसरा ग्रेड B। तो ग्रेड A जो है वो टेक्नीशियन से रिलेटेड होता है, और जो ग्रेड B है उसमें नॉन टेक्नीशियन, मतलब आपको टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड नहीं होता। तो जो ग्रेड A है उनकी सैलरी 15,600 से स्टार्ट हो के 39,100 तक जाती है। और जो ग्रेड B की जॉब है उसमें आपकी सैलरी 9,300 से स्टार्ट होकर 34,800 तक ग्रेड पे मिलता है। प्लस इसके साथ और भी आपके अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, होम अलाउंसेस एंड व्हीकल अलाउंसेस, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस सैलरी ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, अब सिलेबस क्या क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए आपको किस किस चीज़ की स्टडी करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स पेपर जो 1 है जो टोटल 200 मार्क का होता है, इसको आपको 2 घंटे के लिए टाइम मिलता है। उसमें आप लोगों को महाराष्ट्र, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड सारा सब कुछ पढ़ना है। महाराष्ट्र का, इंडिया का और पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। उसके लिए फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया इन वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रेफरेंस टू महाराष्ट्र एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको महाराष्ट्र का जो भी हिस्ट्री है वो भी पढ़ना है। किसके लिए, जो प्रीलिम्स पेपर 1 है उसके लिए। देन महाराष्ट्र एंड इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस, महाराष्ट्र और इंडिया कि जितने भी रिलेटेड पॉलिटी में आपकी पॉलिटी बुक में जो भी रिलेटेड दिया गया है महाराष्ट्र से रिलेटेड वो सारा आपको पढ़ना है, जिसमें से आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, अर्बन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू एक्सेट्रा, जर्नल इशू ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, do not against social expense, current events, national international importance, economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic and social security etc. all the current affair, मतलब जो भी करंटली में जो भी कुछ चल रहा है वो
इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जो भी नया अभी चल रहा है उन सारी चीज़ों की पढ़ाई आपको प्रीलिम्स के लिए करनी पड़ेगी। नाउ पेपर टू जो होता है, मैंने बताया आप लोगों को एप्टीट्यूड होता है, उसमें रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर इन सबको मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉम्प्रहेंसिव, लॉजिकल, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके रीजनिंग से रिलेटेड है। रीजनिंग में इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देन बेसिक न्यूमेरिकल नंबर and order to managing level of इंटरनेशनल चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, सफिशिएंट एक्सेट्रा। 10th लेवल के जो भी पूरे मैथ्स हैं वो सारे मैथ्स आप लोगों को एमपीएससी पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। देन मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव स्किल, क्वेश्चन रिलेटिंग विल बी द टेस्ट थ्रू द पैसेज एंड मराठी और इंग्लिश मराठी लैंग्वेज में आपको पैसेज दिए जाएंगे, जो पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना है। नाउ मेंस सिलेबस पे अपन चलते हैं। मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है। ओके, तो दिस इज़ द मेंस एग्ज़ाम सिलेक्शन। नाउ कंटिन्यू टू मेंस पेपर वन। मेंस पेपर वन के सिलेबस देखेंगे अपन। तो मेंस पेपर वन में जो है 2 सेक्शंस होते हैं। 1 सेक्शन मराठी का होता है जिसमें टोटल 50 मार्क का होता है। सेकंड सेक्शन जो है इंग्लिश का होता है, वो भी 50 मार्क्स का। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे लिखना होता है, मराठी और इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने होते हैं उसके 100 और अपने को 3 घंटे का टाइम दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए। तो आपको मराठी या इंग्लिश में से कोई भी मैटर पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, उस पर आपको 50-50 मार्क्स अलाउड होंगे। तो ये हो गया मेंस पेपर वन का सिलेबस। नाउ कम टू द मेंस पेपर टू। मेंस पेपर जो 2 हैं उसमें आपको मराठी और इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रामर में आपको पूछा जा सकता है इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड वर्ड ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशंस एक्सेट्रा। एंड सेकंड कॉम्प्रहेंसिव मतलब तर्कसंगत, मतलब जिसमें आप अपने मेंटलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम जो है उसका सेकंड पेपर में आपको पूछा जा सकता है। नाउ वी विल जीएस पेपर वन कंटिन्यू। तो जीएस पेपर जो 1 है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। तो हिस्ट्री में से आपको जो भी महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत रिलेटेड वर्ल्ड की हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1888-57 एंड पर्टिकुलर महाराष्ट्र, सोशल इकोनॉमिक अवेकिंग, सोशल कल्चर चेंजेस, नेशनल मूवमेंट ऑफ गांधी इरा, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड सिलेक्शन सोशल रिफॉर्म्स। ये सारे ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है महाराष्ट्र का, इंडिया का, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक, महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी पहले, पास्ट में क्या था, अभी क्या है, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ, कहाँ कहाँ सुधार करने चाहिए, ये इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों किए जाएंगे। एंड है एग्रीकल्चर में एग्रोक्लोलॉजी, क्लाइमेट्स एंड सॉइल्स एंड वाटर में, जैसे कि आप लोगों ने अगर 8th 10th में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा 8 या 10th की ज्योग्राफी की बुक में आप लोगों को सॉइल्स की वेराइटीज़ बताई गई है। व्हाट इज़ द रेड सॉइल, व्हाट इज़ द ब्लैक सॉइल, व्हाट इज़ द रेगुलर सॉइल, व्हाट इज़ द खादर भांगर, ऑल द थिंग्स आर नोटेड इन द ज्योग्राफी। तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को इसमें जीएस पेपर 1 में पूछे जाएंगे। जीएस पेपर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। नाउ कम टू द जीएस पेपर 2। जो आपका जीएस पेपर 2 है उसमें आपको इंडियन पॉलिटी एंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं देख लेते हैं उन पॉइंट्स को शॉर्ट्स में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। द पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन कौन से पावर्स मिले हुए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से कौन कौन से पावर है, कौन कौन से फंक्शंस गवर्नमेंट मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़नी है।
then state government and administrations, district administration, rural and urban local government, education system, participation groups, the media, the electoral process, administrative law and central and state government privilege। आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन कौन से पावर किस किस को प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेट्स को कौन से पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं, कौन से पावर सेंट्रल को प्रोवाइड किए गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़नी है जीएस पेपर 2 को क्रॉस करने के लिए, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी एंड लॉ। नाउ कम टू द जीएस पेपर 3, जिसका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर ह्यूमन्स को डेवलप करना है अपने सिविल्स को, तो कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हेल्थ राइट अंडर सेक्शन 1948, चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट। आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी नेशंस को टोटली डेवलप करना है तो हमें उन जो वहाँ के सिविल्स है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको अच्छा डेवलप करना पड़ेगा, तभी हमारा जो नेशंस है वो डेवलप होता है। लोगों को डेवलप करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वहाँ के एजुकेशन पे, वहाँ उन लोगों की हेल्थ पे, वहाँ का जो रूरल डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो डेवलप है कि नहीं, इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अपना जो जीएस पेपर 3 है उसका नाम क्या दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और उसमें हमें इन सारी बातों की, मतलब पहले एजुकेशन सिस्टम क्या था, अभी कितने रेट तक बढ़ा है, आगे क्या होने वाला है रेशो, अभी जो हमारी कंडीशन है वो क्या चल रही है, हेल्थ कंडीशंस क्या है, ठीक है कि नहीं, ये सारी जो आपको डेटा है उन सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा आपको पेपर जीएस पेपर 3 के लिए। नाउ कम टू द जीएस पेपर 4। जीएस पेपर जो 4 है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें, जिसमें से कौन कौन से पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, कौन कौन से बदलाव हुए पास्ट से लेके तो अभी तक, एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, मेजरमेंट एंड एस्टिमेट पॉवर्टी फैक्टर एंड अर्निंग एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र, माइक्रो इकोनॉमिक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नोटेड इन जीएस पेपर 4। यहाँ पे जो है आपका एमपीएससी का टोटल प्रीलिम्स एंड मेंस के जो भी सिलेबस है, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ना है, आपका लेवल कौन कौन से है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। अगर आपको सच में समझ आया है तो प्लीज़, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। And if you have any query regarding this, please comment me, and anything is that you would want to from me in my future video, so don't forget to suggest me. Good luck, have a good day, bye bye, thank you to support me, and please thumbs up and comment also. Thank you.